300 लोग तबलीगी जमात के जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, प्लाज्मा थेरेपी से लोग कोरोना से बच जाएं, कोरोना की बीमारी से उबर आए, उसके लिए अपना खून देने के लिए उन्होंने सहमति दी। ये उन लोगों के मुंह पर बड़ा प्यार भरा, बड़ा इंसानियत का परोपकार भरा एक तमाचा है, जिन्होंने तबलीगी जमात को लेकर पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने का प्रयास किया, उनके प्रति नफरत फैलाई, उनके प्रति घृणा फैलाई। और इसमें कई पत्रकार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनका नाम लेने में, जो पत्रकार हैं, चाहे उसमें रजत शर्मा हो, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे दीपक चौरसिया हो, और चाहे इन सबका बाप जो वो है अर्णब गोस्वामी, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे सुधीर चौधरी हो, इन्होंने तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से नफरत फैलाई है इस देश में, जिस तरह से देशद्रोह किया है, इन सबके मुंह पर करारा तमाचा। हिम्मत है तो आज जितनी नफरत से और जिस तरह से तुमने प्रोपागेंडा किया इसका, तबलीगी जमात का, हिम्मत है तो पूरा उसी तरह से उतने ही दिनों कम से कम दिखाओ ना कि तबलीगी जमात ने इंसानियत का कितनी बड़ी मिसाल कायम की है। क्या आज इतनी शर्म लिहाज बची है इस गोदी मीडिया में, ये जो एंकर हैं इनमें, कि जाके अगर जरा सी भी शर्म लिहाज है तो इनके इस परोपकार को, इनके इस महान कार्य को उसी तरह से बताएं, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएं। ये सब बिक चुके हुए पत्रकार हैं, ये सब के सब एक व्यक्ति का महिमा मंडन करने में लगे हैं। ये वही मुस्लिम समाज है जिस मुस्लिम समाज के पुरखों ने, पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं तबलीगी जमात के जितने भी भाई हैं, मैं उन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद यूं कहूं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि जितना बड़ा काम वो कर रहे हैं, जितना बड़ा फैसला उन्होंने किया है, और दिल्ली सरकार के साथ जिस तरह से उन्होंने 300 लोगों ने कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अपने खून को देने के लिए सहमति दी है, और जिसमें से 4 लोग खून दे भी चुके हैं, मैं समझता हूं इंसानियत के लिए इससे बड़ी मिसाल आज के ऐसे युग में जहां लोग नफरत ही नफरत फैला रहे हैं, कोई और मिसाल हो नहीं सकती। तबलीगी जमात के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि चाहे उन्हें कोई कितनी गाली दे, चाहे कोई कितनी नफरत करे उनसे, कितनी भी घृणा फैलाए, कितना भी उन्हें बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन जब मौका लगेगा इंसानियत के लिए अपना फर्ज अदा करने में वो कभी पीछे नहीं रहेंगे। ये तबलीगी जमात के लोगों ने सिद्ध कर दिया। 300 लोग, आप देखिए संख्या कितनी बड़ी, छोटी मोटी संख्या नहीं है। 300 लोग तबलीगी जमात के जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, प्लाज्मा थेरेपी से लोग कोरोना से बच जाएं, कोरोना की बीमारी से उबर आए, उसके लिए अपना खून देने के लिए उन्होंने सहमति दी है। ये उन लोगों के मुंह पर बड़ा प्यार भरा, बड़ा इंसानियत का परोपकार भरा एक तमाचा है, जिन्होंने तबलीगी जमात को लेकर पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने का प्रयास किया, उनके प्रति नफरत फैलाई, उनके प्रति घृणा फैलाई। और इसमें कई पत्रकार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनका नाम लेने में, जो पत्रकार हैं, चाहे उसमें रजत शर्मा हो, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे दीपक चौरसिया हो, और चाहे इन सबका बाप जो वो है अर्णब गोस्वामी, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे सुधीर चौधरी हो, इन्होंने तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से नफरत फैलाई है इस देश में, जिस तरह से देशद्रोह किया है, इन सबके मुंह पर करारा तमाचा है। अगर जरा सी भी शर्म लिहाज इन पत्रकारों में, क्योंकि पत्रकार को बहुत निष्पक्ष होना चाहिए, पत्रकार को बहुत बैलेंस होना चाहिए, बहुत संतुलित होना चाहिए। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को ज्यों का त्यों लोगों के सामने रखना चाहिए। पत्रकारों को सरकारों से सवाल पूछने चाहिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है इस काम को करना, ये आपने नहीं किया, और ये जो काम किया है ये समाज के हित में नहीं है, आपने क्यों किया, क्या घोटाले हैं, इनको उजागर करना ये पत्रकारों का काम है। किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता, या यूं कहो कि पैरोकार बनके उसकी पैरोकारी करना, उसके तलवे चाटना, उसकी चापलूसी करना, और अपना ईमान बेचकर उसका काम करना, उसकी प्रशंसा करना, और एक व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन करना, यह पत्रकारिता नहीं है।
ये तो आप सीधे सीधे शब्दों में कहो इसको, ये तो चापलूसी है। ईमान बेचकर कहां जाओगे तुम? ये तुम्हारा काम नहीं है। हिम्मत है तो आज जितनी नफरत से और जिस तरह से तुमने प्रोपागंडा किया इसका, तबलीगी जमात का, हिम्मत है तो पूरा उसी तरह से उतने ही दिनों कम से कम दिखाओ ना कि तबलीगी जमात ने इंसानियत का कितनी बड़ी मिसाल कायम की है। कोई ऐसा जितनी बड़ी संख्या में जो है उन्होंने खून देने की बात करी है प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को बचाने के लिए, तो ये तबलीगी जमात के लोग हैं। और ये उस तबलीगी जमात के लोग हैं, ये उस मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने इस कोरोना के महामारी के समय में, जब चारों तरफ लॉकडाउन है, किसी भी चीज की जो उन्होंने इंसानियत में कभी कमी नहीं दिखाई। ध्यान है आपको, बुलंदशहर में एक व्यक्ति हिंदू था, उसकी मृत्यु हो गई, उसके परिवार वाले भी उसकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए लेने गए। पूरा मुस्लिम समाज उसकी अर्थी बना के, उसी परंपरा के हिसाब से जो हिंदू परंपरा होती है, अर्थी बना के ले गए, शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया। ध्यान है बॉम्बे में इसी तरह से एक हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई और मुस्लिम समाज के लोग उसे उठाकर ले गए, पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। यही मुस्लिम समाज के लोग हैं कितनी बड़ी संख्या में पूरे देश में, जिन्होंने गरीबों को, उन लोगों को जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा उन तक खाना पहुंचाया है, आज भी पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं। एजाज खान जो फिल्म स्टार हैं, वो और उनकी पूरी टीम किस तरह से लोगों की मदद कर रही है। और उसी व्यक्ति को जो है एक झूठे आरोप में गिरफ्तार कर ले गया, एजाज खान को। सो ये वही मुस्लिम समाज है, ये वही मुस्लिम समाज है जिस मुस्लिम समाज के पुरखों ने, पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया, और जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं कि दिल्ली में इंडिया गेट जो है, उस इंडिया गेट पर 94,000 लोगों के जो नाम लिखे हैं, उन 94,000 लोगों में 63,000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के योद्धाओं के, बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं। और जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, जो पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रति नफरत फैला रहे हैं, उसके प्रति घृणा फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रहे हैं इस महामारी के दौर में भी, ये उन सब लोगों के लिए सबक है। ये उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक है। क्या आज इतनी शर्म लिहाज बची है इस गोदी मीडिया में, ये जो एंकर हैं इनमें, कि जाके अगर जरा सी भी शर्म लिहाज है तो इनके इस परोपकार को, इनके इस महान कार्य को उसी तरह से बताएं, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएं। यमुना नदी में पानी इतना तो आई है कि डूब कर मरा जा सकता है। सही मायने में अगर अर्णब गोस्वामी में इतना दम है, वाकई में ये पक्की बात है कि वो पत्रकारिता नहीं जानता, पत्रकारिता की एबीसीडी भी नहीं जानता। अगर वो पत्रकारिता की एबीसीडी भी जानता तो बहुत संतुलित पत्रकारिता करता। और इस तरह से, जिस तरह से वो बिहेव करता है, चिल्लाता है लोगों पर, गुस्सा करता है, उकसाता है लोगों को, तो ये पत्रकारिता नहीं है। जो पत्रकार है केंद्र की सरकार से क्यों नहीं सवाल करते? जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति खराब है। और मैंने अभी दो तीन दिन पहले एक न्यूज ई पेपर के माध्यम से मेरी जानकारी में आई है कि गुजरात में कोरोना वायरस को लेकर बहुत अधिक संख्या में लोगों की संक्रमित होने की वो आ रही है खबर। तकरीबन 8 लाख लोग 31 मई तक वहां पे संक्रमित हो जाएंगे। इस बारे में मीडिया उन केंद्र सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। और वहां तो ज्यादा ही पूछना चाहिए कि पूरे देश में गुजरात मॉडल जिस तरह से किया गया है, गुजरात मॉडल जिस तरह से दिखाया गया है, गुजरात मॉडल को दिखा के जिस तरह से बीजेपी सत्ता में आई है, यूं कहो कि मोदी सत्ता में आए हैं, तो प्रधानमंत्री अगर सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, वहां 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, वहां उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। और पूछा जाना चाहिए, जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो उसका संस्करण है, उसमें ये खबर आई है। और गुजरात के जो अहमदाबाद और सूरत के जो 2 कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है। अहमदाबाद के जो पुलिस जो कमिश्नर हैं, उन्होंने तो कहा है, अहमदाबाद के कमिश्नर ने, कि जिस तरह से, और कल मैं न्यूज में भी देख रहा था, कल मैंने उसमें भी न्यूज में देखने के बाद पता लगी कि जिस तरह से अहमदाबाद में मामले पहले पता नहीं 15 दिन में दुगने हुए, फिर उसके बाद में 8 दिन में हुए, और अभी ये न्यूज है कि 2 दिन में, नहीं 4 दिन की बात नहीं, मैं कह रहा हूं 2 दिन की, कि 2 दिन में दुगने हो रहे हैं। इस तरह से वहां पर बढ़ रहे हैं। तो वहां जो कमिश्नर का कहना है
कि जिस तरह से अहमदाबाद में कोरोना वायरस फैल रहा है, 15 मई तक 50,000 लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाएंगे और अगर ये इसको नहीं रोका गया तो 31 मई तक वहां 8 लाख लोग हो जाएंगे। इसी तरह से सूरत के जो वो हैं कमिश्नर, उनका कहना यह है कि 31 मई तक 1,60,000 के लगभग कोरोना वायरस से पीड़ित अकेले सूरत में हो जाएंगे, 8 लाख अहमदाबाद में। तो सवाल तो इनसे पूछना चाहिए, इस गुजरात मॉडल वाली जो सरकार है उससे पूछना चाहिए, गुजरात की बीजेपी सरकार उससे पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए और गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। भैया तुम्हारा राज्य, अगर तुम अपने राज्य को नहीं बचा सकते, तुम अपने राज्य में कुछ नहीं कर सकते, तो बाकी और कहीं क्या करोगे आप? जिस मॉडल को लेकर आपने पूरे देश में हल्ला मचाया, उसी मॉडल की धज्जियां हालांकि पहले ही उड़ चुकी, पूरा झूठ था, झूठ पर आधारित था सारा मॉडल, झूठ का ही प्रचार था, मीडिया का प्रचार था और कुछ नहीं था। लेकिन देश उस बहकावे में आ गया। पर आज उस गुजरात मॉडल को अगर आप बचाना चाहते हैं तो बचाइए अहमदाबाद को, लेकिन आप कहां बचाएंगे? क्योंकि आप तो अहमदाबाद को 110 करोड़ रुपए खर्च करके नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं, स्टेडियम को भर के उसको दिखा रहे हैं, उसके प्रचार के लिए, ट्रंप के प्रचार के लिए आप अपने देश में अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको यहां पर लाकर सारा दिखा रहे हैं। आप तो यही करेंगे। हकीकत यह है कि इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत है, न केवल गुजरात सरकार को बल्कि भारत सरकार को ध्यान लगाना चाहिए कि जो कमिश्नर ने कहा है उसकी सच्चाई को जानते हुए उस पर पूरा जोर लगाना चाहिए। किसी भी हालत में यह वायरस इतनी तेजी से जो फैला वहां नहीं फैलना चाहिए। वहां पूरा चाहे कर्फ्यू लगाओ, चाहे कुछ भी करो, क्वारंटाइन करो, जितना भी जो भी स्टेप उठाए जा सकते हैं वो सारे के सारे उठाए जाने चाहिए, ताकि जो वहां की निर्दोष जनता है अहमदाबाद की और सूरत की वो बच सके। और इसके अलावा लेकिन इस पर सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि दलाल मीडिया है, चापलूस मीडिया है, ईमान बेचकर बेईमान हो चुका मीडिया है। ये सवाल पूछे जाने चाहिए। अर्णब गोस्वामी को पूछने नहीं चाहिए प्रधानमंत्री से सवाल, अर्णब गोस्वामी को पूछने नहीं चाहिए गृह मंत्री से सवाल, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे नहीं पूछने चाहिए ये सवाल कि क्यों फैला इस तरह से, इतनी स्पीड से क्यों फैला है। ये सारे के सारे सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन नहीं पूछेंगे क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम नहीं है ना। हिंदू मुस्लिम कहां है? जमात में। हिंदू मुस्लिम कहां है? पालघर में। सो ये सारे के सारे ये सब बिक चुके हुए पत्रकार हैं। ये सब के सब एक व्यक्ति का महिमा मंडन करने में लगे हैं, देश की कड़वी सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। इस कड़वी सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार नहीं है कि पीएम केयर फंड क्यों बनाएगा जब पहले से फंड है, उसमें कितना पैसा इस समय तक जमा हो चुका है। पहले हफ्ते में लगभग 8,000 करोड़ हो चुका, उसके बाद की कोई खबर नहीं है कहां गया पैसा और उसका पैसा किस तरह से लोगों मतलब स्टेट तक पहुंचा है। कल प्राइम मिनिस्टर ने मंत्रियों के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ में जो मीटिंग करी उसमें ये सारे सवाल आ रहे हैं कि जो मुख्यमंत्रियों का जो हर राज्य का अपना जीएसटी का पैसा है वो भी नहीं मिला उन्हें, और जो रिलीफ के नाम पे है वो कुछ नहीं मिल पा रहा है उन्हें। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, और ऐसे में आप देखिए क्यों नहीं सवाल पूछते इस बात पे? क्या अर्णब गोस्वामी ने, क्या सुधीर चौधरी ने, या दीपक चौरसिया ने, या अमिश देवगन ने, या राजेश शर्मा ने, इन्होंने सवाल पूछे हैं कि ऐसे समय में जो टेस्टिंग किट मंगाई गई चाइना से, वो व्यक्ति जो है वो हिंदू है, वो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, वो सिख नहीं है, वो पारसी नहीं है, वो ईसाई नहीं है, वो बुद्धिस्ट नहीं है। उस व्यक्ति ने किस तरह से लाके 18 करोड़ 75 लाख रुपए, जो मनीष शर्मा जी बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कि इतने में किट बेची। जो किट 245 रुपए में मिल रही वो आईसीएमआर को 600 रुपए में बेची गई, और वही किट 400 रुपए में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने खरीदी। और उससे बढ़िया किट जो कोरिया से मंगाई गई, वो कोरिया से जो मंगाई गई किट 337 रुपए में जो गवर्नमेंट ने, एक स्टेट की गवर्नमेंट ने मंगाया, वहां से मंगाए गए। सो ये सब घोटाले क्या इस पर नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए कि ऐसे बुरे समय में जहां लोगों की मदद कर रहे हैं, मदद करनी चाहिए, ऐसे में भी कुछ मुनाफाखोर लोग हैं कि जो ऐसी महामारी के समय में, ऐसे दुख के समय में भी लोगों को लूटने में लगे हैं, मुनाफा कमाने में लगे हैं। क्यों नहीं पूछे जाते इस पर सवाल? सो मीडिया को मैं मानता हूं अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। देखिए एक बड़े पत्रकार है, मैं अभी आप उनका वो देख रहा था मैंने आज, और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। ये जिस तरह से ये काम किया है इन्होंने, जिस व्यक्ति के विषय अर्णब गोस्वामी के विषय में उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इस तरह की जो पत्रकारिता है ये राष्ट्रद्रोह, और मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि ये देशद्रोह है। ऐसे लोगों पर सेक्शन 124
AIPC के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सच बात है कि हमेशा जब भी दंगा भड़केगा नुकसान हर किसी को होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, किसी को टारगेट करके करेंगे और आपकी योजना पहले से है, नियत पहले से है, स्वाभाविक रूप से उसको ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन नुकसान हर किसी को होगा, कम हो या ज्यादा। इसलिए हमें कभी भी कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि दंगा भड़काएं, बल्कि किसी भी हालत में किसी भी तरह का दंगा न भड़के, लोग शांतिपूर्वक रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण तरीके से व्यवहार करें। हर व्यक्ति का यही काम होना चाहिए, और पत्रकारों का तो विशेष रूप से होना चाहिए। और पत्रकार काम कौन कर रहा है? सरकार। तो आप विपक्ष से सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप जो सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं उन लोगों से सवाल क्यों पूछ रहे हो? कितनी आप मतलब कितना गिरोगे? कोई पतन की एक सीमा होती है, पत्रकार का पतन इतना हो चुका है, और इस चपेट में बहुत से जो ईमानदार और जो अच्छे पत्रकार हैं, जिनका एक का नाम लेने की जरूरत नहीं, ऐसे कितने ही पत्रकार हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे विनोद शर्मा जी हो, चाहे जो राजेंद्र अग्रवाल जी हो, और चाहे आपके अभिषेक शर्मा जी हो, चाहे वरदराजन जी हो, चाहे जो आपके एक से बढ़कर एक उर्मिलेश जी हो, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये सब अच्छे पत्रकार हैं। सो ऐसे लोगों को वाकई में हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे भी लोग आज हैं। पर उन सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि जो ये मनु मीडिया है, जो लगातार जिसकी पहुंच बहुत दूर तक है, ऐसे पत्रकार देश को तोड़ने का, देश में दंगा भड़काने का, देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इन्हें इन सब सारी चीजों से बाज आना चाहिए। और एक बहुत सीधी सी बात कहना चाहूंगा, आप तो धर्म को मानते हैं, आप तो हिंदू धर्म की फिलॉसफी को मानते हैं। उसी में कहा जाता है कि भैया जो बोओगे वही काटोगे। सो जो तुम बोओगे वही काटोगे। तुम नफरत बो रहे हो, नफरत ही काटोगे, और तुम बो रहे हो तो जो बो रहा है वही काटेगा, दूसरा नहीं काटेगा। जो बो रहा है वही काटेगा। इसलिए कम से कम प्रकृति के उस प्रकोप से बचो कि जब समय आएगा और तुमने जो बोया है उसका ब्याज सहित जब सबको तुमके लौटाने जाएगी प्रकृति, जब लौटाएगी प्रकृति तुम्हें, संभाल नहीं पाओगे। इसलिए अगर बोना है तो प्यार बो, मोहब्बत बो, मैत्री बो, करुणा बो, नफरत मत बो। इससे कुछ नहीं मिलेगा, वरना जो नफरत बोगे और जो बो चुके हो तुम ही काटोगे, दूसरा कोई काटेगा नहीं। इसलिए बेहतर है अब भी समझ जाओ तो अच्छा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।